गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने शुरू किए थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। उसमें से उसने टोटल 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, जिसमें हम 7 प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी कर चुके थे। तो आज हम आगे करने जा रहे हैं। हमारा 8th प्रिंसिपल है, देखो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर्स इन फ्यू हैंड्स, और डिसेंट्रलाइज मतलब कि अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना आगे, मतलब कि बिखेर देना उनको। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्योल का क्या कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली ना ही तो सेंट्रलाइज होना चाहिए और ना ही डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज रहेगा तो क्या है, जो वो अपने गोल्स को है वो कम्प्लीटली अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्या है, एम्प्लॉयज़ को हर काम के लिए क्या है, पावर सिर्फ कुछ हाथों में होंगी, तो एम्प्लॉयज़ को हर बार क्या है, काम को करने के लिए पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और कम्प्लीटली अगर डिसेंट्रलाइज्ड होता है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिसयूज़ कर सकते हैं अथॉरिटी का। तो देखो, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। According to Fayol, a company must not be completely centralized or completely decentralized, but there must be a combination of both depending upon the nature and the size of the organization. साइज़ पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे हो सकता है कि हम क्या है, सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करें, बट अगर कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो साइज़ में बिग है तो वहाँ पे क्या है कि जो जैसे कि प्लान्स बनाने हैं या कोई पॉलिसीज़ बनानी है वो सेंट्रलाइज कर सकते हैं और बाकी का वर्क हम डिसेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल देखो, द मेजर डिसीजंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज कैन बी सेंट्रलाइज्ड, बट देयर कैन बी पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ रूटीन वर्क। की रूटीन वर्क है जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, टारगेट्स सेट करना वर्कर्स के, तो ये सब क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड किया जा सकता है। हमारे इंडिया में भी क्या है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, यही मतलब कि इसी प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि क्या है, कुछ पावर्स सेंट्रलाइज्ड होती हैं, कुछ हाथों में ही होती हैं, और बाकी वर्क क्या है, आगे देखो स्टेट लेवल पे, आगे विलेजेस में इनको क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड किया हुआ है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। इससे हमें क्या है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के फायदे मिलेंगे। फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। कि क्या है, ऑपरेशनल लेवल पे वर्कर्स क्या है, वो जल्दी से डिसीजन ले सकेंगे, क्योंकि उनको क्या है, हर काम के लिए टॉप लेवल से पहले परमिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब उनको कुछ कामों को करने की अथॉरिटी होगी तो वो अपने बेस पे उन कामों के लिए डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, और जो टॉप लेवल है वो भी क्या है, अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, वायलेशन करने पे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। अगर कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होगा तो वही डिसीजन क्या है, लेट ले पाएंगे। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो उससे क्या है, अथॉरिटी का मिसयूज हो सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब कि एक लाइन चलना, सुपीरियर सबॉर्डिनेट, मतलब कि एक लाइन में कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो फ्योल का ये कहना था कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन पास होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो एक सिस्टमेटिक वे से पास होनी चाहिए। देखो, स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। ठीक है, फ्योल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड। देखो, जैसे कि इसमें ये है कि ये ABCDEF और इधर LMNO, ठीक है, तो ये चल रही है आई वाली लाइन। अब इसमें मान लो कि डी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है एल को, तो फेयल के अकॉर्डिंग ये था कि वो पहले क्या है, सी को दे, सी से बी तक, बी से ए तक, और ए से फिर एल को पास हो। बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो हमें इमरजेंसी में जल्दी से क्या करनी पड़ती है, पास करनी होती है, क्योंकि अगर हम इस प्रोसेस को, स्केलर चेन को अडॉप्ट करते हैं तो इसमें क्या है, टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो उसके लिए उसने एक अल्टरनेटिव दिया था, गैंग प्लैंक। उसका ये कहना था कि गैंग प्लैंक के थ्रू हम क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली क्या है, जहाँ तक पहुँचाना चाहें वहाँ पहुँचा सकते हैं। देखो यहाँ पे आएगा कि
If this chain is broken, then there are chances of communication gap in the organization, but sometimes following scalar chain becomes a long process, and if some important information has to be passed, it gets delayed. So in case of emergency and urgent information, FIOL permitted a shortcut in the chain, which is called गैंगप्लैंक, जिसको क्या बोलते हैं, गैंगप्लैंक कहा जाता है। गैंगप्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। मतलब कि गैंगप्लैंक के थ्रू हम क्या है, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी लेवल पे वर्क कर रहा है तो वो डायरेक्टली क्या है, जहाँ पे भी बात करना चाहे वो कर सकता है। इफ़ ई वॉन्ट्स टू पास सम अर्जेंट इन्फॉर्मेशन टू ओ, then instead of following the long route of scalar chain, he can directly communicate with O by constructing a gangplank, but generally workers cannot directly communicate with CEO, but through gangplank it is possible, कि gangplank के थ्रू ये possible है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, सिस्टमेटिक फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन का, और ना ही कोई कम्युनिकेशन गैप होगा। अगर इसको वॉयलेट करेंगे तो कम्युनिकेशन गैप होगा, ना ही किसी को क्लैरिटी होगी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कि मुझे किससे इन्फॉर्मेशन मिली थी या किसको मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आगे देखो, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब यहाँ पे आदेश देने से नहीं है, ऑर्डर का मतलब कि सही जगह पे या सही प्लेस पे मटेरियल का होना या मैन का होना। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड, बट इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल दैट इज ए फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्डर से मतलब है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट होना हर चीज़ का, चाहे वो कोई एम्प्लॉय है चाहे कोई मटेरियल है। मतलब कि फ्यूल का कहने का मतलब था कि हर चीज़ के लिए एक प्लेस फिक्स होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को क्या है, उस चीज़ को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, जब भी किसी को मान लो कि रॉ मटेरियल हो तो उसके लिए एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, कोई हमारी प्रोड्यूस गुड्स हैं तो उसके लिए भी, और एम्प्लॉयज़ हैं मतलब या सुपीरियर है हमारे तो उनकी फ़िक्स प्लेस होनी चाहिए कि हम उनका कैबिन इसी जगह है, हमें वो यहीं पे मिलेंगे। एग्जाम्पल देखो, इफ़ ए वर्कर इज नीड ऑफ ए टूल ही मस्ट नो इन विच बॉक्स और टूल रूम इट विल बी फाउंड, एंड इफ़ ही नीड्स गाइडेंस फ्रॉम सुपरवाइजर ही मस्ट नो द फिक्स कैबिन ऑफ द सुपरवाइजर। कि अगर उसे टूल चाहिए तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो टूल मतलब कि कौन से टूल रूम में होगा या कौन से बॉक्स में होगा। अगर उसे सुपरवाइज़र की गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसको ये पता होना चाहिए कि हमें सुपरवाइज़र कहाँ मिलेगा। इफ़ नो फिक्स प्लेस इज़ गिवन देन वर्कर विल वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ टूल्स और सुपरवाइज़र। कि अगर उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होगा तो इस केस में वर्कर क्या है, अपना टाइम वेस्ट कर देगा उनको ढूंढने में। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा और सिस्टमेटिक वर्किंग होगी। वायलेशन, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और नो एबल टू कॉन्टेक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। मतलब कि सही टाइम पे जब हमें बात करने की ज़रूरत हो तब हम उससे बात नहीं कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब समानता, इक्वालिटी देना सभी को। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल उसी के बारे में बताता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या है, किसी भी बेस पे किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। इफ़ ए मैनेजर इज बायस्ड in dealing with employees then employees will get dissatisfied and will not contribute to their maximum capacity। कि अगर मैनेजर क्या है, किसी भी तरीके से पार्शलिटी करता है किसी भी बेस पे एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे और वो क्या है, अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू ए पियोन एंड सुपरवाइजर, बट इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स। इक्विटी का मतलब ये नहीं कि पियोन और सुपरवाइजर की सैलरी बराबर हो, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि उनके जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं वो इक्वली सब पे लगने चाहिए और सभी को उनको इक्वली मतलब कि रूल होने चाहिए कि सभी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, चाहे वो कोई पियोन है, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे सबॉर्डिनेट है, किसी भी लेवल पे वो वर्क कर रहा है। देखो, इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी। In multinational companies, people of various nationalities work together without any discrimination, as we find a person of Indian origin, Sundar Pichai, became CEO of Google। कि जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज
क्या होती हैं, जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना बिजनेस रन करती हैं। तो इसमें क्या है, जो इंडियन ओरिजिन के सुंदर पिचाई हैं वो क्या है, CEO बन चुके हैं गूगल के। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है नेशनैलिटी के बेस पे, इसीलिए ऐसा हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इसी पे बेस है। आगे देखो, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहेंगे और मोटिवेशन मिलेगा एम्प्लॉयज़ को जब सभी को हम इक्वली ट्रीट करेंगे। और इसके वायलेशन के रिजल्ट्स, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़, इंक्रीज इन टर्नओवर। अगर एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए वो क्या है, जो हमारी एम्प्लॉयज़ टर्नओवर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर एम्प्लॉयज़ टर्नओवर इंक्रीज़ होती है तो उसके लिए बहुत बैड सिचुएशन होती है। आगे है अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स, मतलब कि उनके लिंक्स अच्छे नहीं बन पाएंगे। आगे देखो, नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी मतलब कि बने रहना, टेन्योर टाइम पीरियड, पर्सोनल एम्प्लॉयज़ कि एम्प्लॉयज़ का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक बने रहना, इसको बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के में एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, उनकी टर्नओवर इंक्रीज़ होती जा रही है, या फिर वो क्या है, हम उनका रेगुलर ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। फ्योल का ये कहना था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो लंबे टाइम तक उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बने रहें, मतलब कि स्टेबिलिटी रहे एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि जो एम्प्लॉय लंबे टाइम से काम कर रहा होगा तो उसे उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे। ठीक है, काम करने का तरीका भी पता होगा और वो क्या है, उस काम को करने में एफिशिएंट हो जाएगा। और रेगुलर ट्रांसफ़र भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर लगातार ट्रांसफ़र होता रहेगा तो मान लो कि वो पहले जहाँ पे वर्क कर रहा था, अभी वहाँ पे वो थोड़ा सेट हुआ था, वर्क करना स्टार्ट हुआ, इतने में उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो नई जगह पे जाने पे फिर उसका क्या है, मतलब कि अगर उसका नए डिपार्टमेंट में या अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी अगर उसका अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या है, नए डिपार्टमेंट के वर्किंग को समझने में उसको टाइम लगेगा। तो इससे क्या है, टाइम की वेस्टेज ज़्यादा होगी और हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। आगे देखो, not only turnover but frequent transfer or rotation should also be avoided because it takes some time to a person to learn and get settled on a job, and by time he gets settled and he receives transfer order, then it will be wastage of resources and employees will not be able to contribute his best for the organization. आगे देखो, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा एम्प्लॉयज़ का अगर वो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल है, और वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। और इसके वायलेशन पे वही वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी, क्योंकि वो क्या है, नई जॉब को समझने में टाइम लग जाएगा उनका, और एक बार बार अगर ट्रांसफ़र होता जा रहा है तो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, मतलब कि खुद से फर्स्ट स्टेप लेना। फ्योर सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए प्लान, कि उसका कहना था कि एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की, उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो क्या है, अपने प्लान्स को हमारे या टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने रखें। इट गिव्स इमेंस सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉयज़, अगर हम एम्प्लॉयज़ से सजेशन मांगते हैं तो वो सेटिस्फाई रहते हैं। ठीक है, और अगर वो अपनी सजेशन जो उन्होंने मतलब कि हमें सजेशन दिया है, अगर हम उनकी सजेशन को अप्लाई करेंगे हमारे प्लान्स में, तो वो जो वर्कर्स हैं वो और मोटिवेशन के साथ क्या है, काम करेंगे और टाइमली उसको मतलब कि परफॉर्म करेंगे वर्क को। So manager must welcome the suggestions and ideas of employees before framing the plan. The initiative does not mean disobedience. इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि disobedience या वो rules वगैरह को follow ना करें। Once decisions are taken by management, then every employee must follow it whether it is according to employee suggestion or not. कि जब क्या है, management ने कोई decision ले लिया तो employee को वो मानना ही पड़ेगा, भले वो उसकी suggestion के according था या नहीं था। Example, before setting up of plan, the manager must welcome the suggestions and ideas of employees to allow their maximum participation. ठीक है, कि मैनेजर को वेलकम करना चाहिए एम्प्लॉयज़ की सजेशंस का और आइडियाज़ का। बट वंस द प्लान इज़ मेड फॉर एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट एंड इम्प्लीमेंट। बट जब प्लान बन गया तो हर एम्प्लॉय को क्या है, उसको फॉलो करना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट्स,
डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज़, मतलब कि खुद में जो विश्वास, मतलब उनका ये होता है कि मैनेजमेंट क्या है, हम पे ट्रस्ट करती है, हमारी जो एडवाइस मांग है। एम्प्लॉयज़ अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ दे आर सेटअप विद देयर कंसल्टेशन, कि अगर हम उनकी सहमति से कोई भी हमारे गोल्स को सेट करेंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या है, अपने 100% मोटिवेशन के साथ उस काम को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, अगर हम इनिशिएटिव उनकी सजेशंस वगैरह को नहीं सुनेंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या हैं, अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ काम नहीं करेंगे और डीमोटिवेटेड भी होंगे। आगे देखो, हमारा लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉप्स। मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी, कि मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि वो क्या एम्प्लॉयज़ में टीम स्पिरिट और यूनिटी को encourage करे। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या है, मतलब कि एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ेगा। ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, मतलब कि जब भी हम क्या कोई ऑर्डर दे रहे हैं या मतलब कि अपने ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं तो मैनेजर अगर वहाँ पे ये कहेगी कि मैं इसको अटेन करूँ, इसकी जगह पे अगर मैनेजर ये वर्ड यूज़ करे कि हम सब मिलकर इसको अटेन करने की कोशिश करेंगे या हमें मिलकर ये अटेन करना ही है, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें क्या है, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल देखो, इफ़ द प्रोडक्शन मैनेजर असाइन्ड द टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 यूनिट्स, कि अगर मान लो कि एक मैनेजर ने क्या है टारगेट दिया है हमें 100 यूनिट्स का, और कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को 10 मेंबर्स को, तो अब काम उनमें बंट गया कि 10 मेंबर्स हैं और 100 यूनिट्स हैं, हर एक किसी को क्या है 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। बट अब स्पिरिट डी कॉप्स ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अब इसमें जो हर एम्प्लॉय का क्या मोटिव होना चाहिए कि सिर्फ उसको पर्सनल अपना जो टारगेट है उसी को कंप्लीट नहीं करना, यानी कि उसको सिर्फ 10 यूनिट्स ही नहीं करनी, उसको क्या है ओवरऑल भी देखना है कि हमें मिलके कितनी बनानी है 100। अगर कोई एम्प्लॉय मान लो कम बना पाता है तो उस केस में उसकी हेल्प करना, या फिर अगर मान लो कि 10 में से अगर 2 बीमार हो जाते हैं तो जो वो 2 का काम है वो बाकी के 8 के हैं आपस में बांट लें। इसको बोलते हैं स्पिरिट डी कॉप्स, मतलब कि टीम स्पिरिट को एनकरेज करना। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, टीम स्पिरिट बढ़ेगा और हमारे जो ग्रुप गोल्स हैं वो इजीली अटेन होंगे। और इसके वायलेशन के इफेक्ट्स क्या होंगे, टीम गोल में नॉट बी अचीव्ड और नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल, मतलब कि हर किसी पे इंडिविजुअली स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो ये 14 प्रिंसिपल्स थे जो दिए हैं हेनरी फ्यूल ने। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रिंसिपल्स डिराइव्ड बाय FW टेलर। तो आज आप यहीं तक इन 14 प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से रीड करो। आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो।